Hello, students. Welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della, and today we will discuss the PYQs of the chapter Human Health and Disease. And I hope आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है. घबराहट तो नहीं हो रही है जैसे जैसे हम अपना सिलेबस खत्म करने की ओर चल रहे हैं. इसका मतलब है आपका एग्जाम भी पास आने वाला है. ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है. आपको नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स को रिवाइज कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए. तो 4 चीजें आपको मैंने बताई थी क्या क्या करनी है. द फर्स्ट वन इज नोट्स. उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस शीट मिल रही है वो PYQ सोल्व करने, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने लगाने हैं. ठीक है, तो आज आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑलराइट, और PYQs करने का मतलब है कि आपको आइडिया आ जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना है. ऐसा नहीं कि बस इंपॉर्टेंट चीजें कर लो, जी नहीं, टॉपिक आपने एक भी नहीं छोड़ना है. तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं और PYQs हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेट द फंक्शन ऑफ मास्ट सेल इन एलर्जी रिस्पॉन्स. ठीक है, जो मास्ट सेल है वो क्या करती थी. तो मास्ट सेल क्या करती थी भाई, जब एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर करते थे, जब एलर्जेंस बॉडी के अंदर एंटर करते थे तो आईजी प्रोड्यूस होती थी, है ना. और ये आईजी किसको डायरेक्ट करती थी भाई, ये आईजी स्टिमुलेट करती थी किसको, मास्ट सेल को. और मास्ट सेल क्या रिलीज करती थी, रेस्पॉन्स टू हिस्टामिन रिलीज करती थी. ठीक है, और ये जो हिस्टामिन है ये क्या है, वेसोडाइलेटर. ये क्या है भाई, वेसोडाइलेटर. और इसकी वजह से बीपी आता था डाउन. पूरा का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है. ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन लिखना है. समझा रही हूं मैं आपको, बस आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, क्योंकि भाई आपको लिखना तो आना चाहिए ना, लिखना तो भाई आना चाहिए. तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है. ठीक बा, चलिए. तो स्टेट द फंक्शन ऑफ द मास्ट सेल. द फंक्शन ऑफ द मास्ट सेल इज दैट इट रिलीजेस हिस्टामिन व्हिच कॉज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इन द बॉडी, एंड दिस हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर. वैसोडाइलेटर का मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, बीपी क्या आ जाएगा बेटा, डाउन आ जाएगा. ठीक बा, चलो अब हम बात करते हैं किसका, स्टेट द फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, इंटरफेरॉन्स किस बैरियर के अंदर इंक्लूड होते थे. इंटरफेरॉन्स इंक्लूड होते थे साइटोकाइन बैरियर के अंदर. किसके अंदर, साइटोकाइन बैरियर के अंदर ये आते थे, हाँ या ना. अब ये जो इंटरफेरॉन्स है कौन रिलीज करता था, सबसे पहली बात मैंने बताई थी, जो इंटरफेरॉन्स आर रिलीज्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल. ठीक है, इंटरफेरॉन्स इंटरफेरॉन्स आर रिलीज बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल. इंटरफेरॉन्स वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करती थी, रिलीज करती थी. ठीक है, अभी वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन्स रिलीज करती थी, और ये जो इंटरफेरॉन्स हैं यानी कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये किससे बाइंड करते थे जाके, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते थे जो नॉर्मल सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते थे. ठीक है, नॉर्मल सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते थे उनसे ही जाके बाइंड अप करते थे. और जो नॉर्मल सेल इन रेस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस करती थी, एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाती थी जो कि इनहिबिट करता था ट्रांसलेशन मैकेनिज्म को. ठीक है, किसको इनहिबिट करता था, इनहिबिट करता था ट्रांसलेशन मैकेनिज्म. अब कोई चीज, कोई वायरस, कोई जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्ट तब करेगा जब जब क्या होगा, ये एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनेगा. प्रोटीन बनने ही नहीं दिया तो मतलब इंटरफेरॉन्स क्या करते थे कि भाई हम तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो बलिदानी है वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी. हम तो इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं नॉर्मल सेल जो हमारी भाई बंधु वाली सेल है मैं उनको बचा लूंगा. ठीक है, उनको बोल दूंगा कि पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है. ठीक है, so that is about the interferon. So interferons protect the non-infected cell from the other viral infected cell by releasing cytokine barrier. ये किसके अंदर आते हैं, cytokine barrier के अंदर आते हैं. And interferons are released by the virus infected cell to protect the normal cell for further viral attack. Clear? So that is all about interferons. Next question है, how do monocyte act as cellular barrier in human to provide innate immunity?
बहुत टाइप के, 4 टाइप के बैरियर आते हैं इनेट इम्यूनिटी के अंदर। कौन कौन से, पूरा रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। फिजिकल बैरियर आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, ठीक है। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड द साइटोकाइन बैरियर, एंड द साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आते हैं भाई, बैरियर आते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, ठीक है। अब मैं जल्दी से बता देती हूँ कि किसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर के अंदर तो इंक्लूड होगा क्या, स्किन एंड म्यूकस। फिजिकल बैरियर के अंदर इंक्लूड होगा स्किन एंड म्यूकस। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या इंक्लूड होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट, जैसे कि एसिडिक पीएच, किसकी एसिडिक पीएच, स्टमक की एसिडिक पीएच, ठीक है। और एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन, ऑलराइट, एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना, ठीक है। टीयर्स और स्लाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टीयर्स एंड स्लाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, लाइजोजाइम प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इस तरीके से है कि पैथोजन को मतलब ये मार गिराता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स आएंगी। कौन कौन सी सेल, तो जो फैगोसाइटिक सेल है उनका मैं नाम लिखते हूं, जैसे कि न्यूट्रोफिल सेल हो गई, ठीक है, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट, ठीक है, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट, ये सारी की सारी जो सेल है ये क्या है, फैगोसाइटिक सेल है भाई। ये क्या है, ये है फैगोसाइटिक सेल, ठीक है। ये एनगल्फ कर लेंगी पैथोजन को और मार गिराएंगी। साइटोकाइन बैरियर के अंदर लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था इंटरफेरोन्स आते हैं। तो पूरा का पूरा जो बैरियर है इनेट इम्यूनिटी का आपका यहाँ पे रिवाइज हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपका पूरा का पूरा चैप्टर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो रिवाइज भी कराते चलूंगी। सो हाउ डू मोनोसाइट एक्ट एज सेलुलर बैरियर इन ह्यूमंस टू प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी, मीन्स मोनोसाइट phagocytize and destroy the microbes present in the blood to provide the innate immunity। ये phagocytic cells है, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नेम द 2 डिजीज विच स्प्रेड कैन बी कंट्रोल बाय द इरेडिकेशन ऑफ एडीज मस्किटो। अगर हम एडीज मस्किटो को इरेडिकेट कर दे, मिटा दे, तो हम किस किस डिजीज का ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूं कि जो मस्किटो है ना ये वेक्टर है। मस्किटो वेक्टर कौन कौन सी डिजीज का है, एक बार तो मैं आपको यहीं पर पूरा का पूरा मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो फिलेरियसिस, ठीक है, फिलेरियसिस और मलेरिया, फिलेरियसिस, मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया, ठीक है। अब देखो फिलेरियसिस है, फिलेरियसिस का जो वेक्टर है वो है बेटा फीमेल क्यूलेक्स, सारी की सारी लेडीज मस्किटो हैं, है ना, सब लेडीज है। मलेरिया, मलेरिया फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज, और ये हैं दोनों एडीज मस्किटो, एडीज मस्किटो। तो अगर हम कौन सी, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है नेम एनी 2 डिजीज विच स्प्रेड कैन बी कंट्रोल। वो 2 डिजीज कौन से हैं जिनका स्प्रेड हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम एडीज मॉस्किटो को इरेडिकेट कर दे। तो एडीज मॉस्किटो किस किस का वेक्टर है, डेंगू और चिकनगुनिया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा दोनों। द डेंगू फीवर एंड द चिकनगुनिया आर द 2 डिजीज विच स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इरेडिकेशन ऑफ एडीज मॉस्किटो, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेट्रोवायरस हैव नो डीएनए हाउएवर द डीएनए ऑफ द इन्फेक्टेड सेल डज पोजेस द वायरल डीएनए, हाउ इज इट पॉसिबल। भाई जो इन्फेक्टेड सेल है उसके पास वायरल डीएनए कहां से आया। देखो क्वेश्चन पूछने का यहाँ पर तरीका अलग है, आपको मैकेनिज्म आपको पता है ना, तो आप इसको बहुत आसानी से कर दोगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके बताया था। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन तो है ही वही, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पर अलग है। तरीका क्या अलग हुआ, तो जैसे कि जो HIV वायरस है किनको इन्फेक्ट करता है, जैसे सपोज मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है, तो मैक्रोफेजेस के पास वायरल डीएनए कैसे आया, तो HIV वायरस के पास तो वायरल डीएनए है ही नहीं। तो किस तरीके से मैं मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये है मैक्रोफेजेस,
ये एक सेल बनाई हमने मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज के पास कौन सा रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर है। और ये मैंने बनाया है HIV वायरस, जिसके पास है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी कि यहाँ पर मैं वायरल RNA की बात करती हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर ये मैंने बनाए हैं CD4 रिसेप्टर। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, अब यहाँ पर प्रेजेंट है भाई GP120, ठीक है। तो जैसे ही GP120 इसके कांटेक्ट में आएगा, ये जो वायरल RNA है यहाँ पर रिलीज हो जाएगा सेल के अंदर, वायरल RNA। और ये मैंने यहाँ पर बना दिया, ये है किसका DNA, दिस इज द मैक्रोफेज का DNA, ठीक है। जो वायरल जो RNA है बेटा, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, वायरल DNA के अंदर। और वायरल DNA के कौन कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये वायरल DNA है, ये इस होस्ट DNA का पार्ट बन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, मेरी बात समझे। तो वायरल DNA कैसे आया वो सेल के पास, ये इस तरीके से आया कि जो वायरल RNA ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से वायरल DNA बनाया, और जो वायरल DNA है यहाँ पर इंटीग्रेज की मदद से इसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लिया विद इन द होस्ट DNA, ठीक है। सो दैट इज द होल मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखो, रेट्रोवायरस हैव RNA एज द जेनेटिक मटेरियल। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन, द वायरस मैक्रोफेज के अंदर एंटर करता है। हियर द RNA इज रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल DNA, किसकी मदद से, यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाउ दिस वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस। मेरी बात समझे, जो मैंने मैकेनिज्म आपको बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको याद करना है और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, क्योंकि आगे एक दो क्वेश्चंस और आएंगे तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर एंड सेकंड मैंने आपको बताया है वायरस की रेप्लिकेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इन व्हाट वे इज द मोनोसाइट इज अ सेलुलर बैरियर विद रेफरेंस टू इनेट इम्यूनिटी। नेम द टू टाइप्स ऑफ द सेल दैट एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर टू इनेट इम्यूनिटी इन द ह्यूमंस। तो यहाँ पर सेलुलर बैरियर के एग्जाम्पल पूछ लिए और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। भाई बैरियर से क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ पर आपको इतनी बात समझनी चाहिए। अब ऐसा मत सोचना कि मैम सेलुलर बैरियर पे क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में, या फिर आपसे पूछ लिया जाए फिजिकल बैरियर के बारे में। तो ये मत सोचना कि मैम क्वेश्चन PYQ का तो मतलब यही है कि यही क्वेश्चन आने चाहिए। आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। जो कल आपको नोट्स मिले हैं ना, पूरे के पूरे जो आपको नोट्स मिले हैं, वो आपको एक आइडिया देता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और आपके पास सारे के सारे नोट्स हैं, नोट्स को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर एक बुक अब इधर उधर भागे ना, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आता है, तब आप ऐसा सोच के बैठो और सोचो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या थी, और आपको झट से रिकॉल हो जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये थी, 4 फेज थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तब कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और वो कब आएगा, जब आप एक चीज एक जगह से बार बार पढ़ोगे, तब कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो अब इधर उधर भटकने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नोट्स को फॉलो करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और जो चीज यहां पर दिखी गई है ना, ये चीज, तो यहां पर बेटा ये एक्सप्लेनेशन जो आपके साथ है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इसका आंसर ये है। आपको पता होने चाहिए कि कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं, समझे। ऐसा नहीं कि एक नंबर का क्वेश्चन है, आपने एक पन्ना भर दिया और टीचर वहां पे ये सोच रहे कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कितना लिखना है, ठीक है। नंबर सब्जेक्टिव में मतलब लुभाना पड़ता है टीचर को कि भाई टीचर मानो हमें हमारे अंदर नॉलेज है। और टीचर की एक अच्छी बात क्या रहेगी, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, देखते पेपर अच्छा पता चल गया, खत्म। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इन व्हाट वे इज द मोनोसाइट इज अ सेलुलर बैरियर, यहाँ पे अलग क्वेश्चन सिर्फ मोनोसाइट के बारे में पूछ लिया। यहाँ पर पूछ लिया कि कौन कौन से ऐसे सेलुलर बैरियर हैं, 2 एग्जाम्पल बताओ। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले तो बता देती हूँ मैं, फेगोसाइटिक सेल कौन कौन सी है, ठीक है। जो फेगोसाइटिक जो सेल है, जो सबसे ज्यादा हाईली जो मोटाइल है, 60 to 70% ऑफ WBC, वो कौन सी थी, न्यूट्रोफिल, इतना ही लिखो, फेगोसाइटिक सेल है। इसके अलावा दूसरी जो उसके अंदर मिलती थी, ब्लड के अंदर मिलती थी, दैट इज मोनोसाइट्स। जो टिश्यू के अंदर मिलती थी उसको हमने क्या बोला है, मैक्रोफेजेस, ठीक है।
ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी है आपकी फेगोसाइटिक सेल। तो एग्जाम्पल आप पूछ लिया जाए, और अगर आपसे सिर्फ मोनोसाइट का पूछा जा रहा है अकेला, तो आप इसको बोलो कि जो मोनोसाइट है दैट इज द फेगोसाइटिक सेल। मोनोसाइट क्या है, फेगोसाइटिक सेल है। ठीक है, क्लियर है। अब ये लिखा है आपको वही मिलेगा, सेलुलर बैरियर विच कंटेन्स सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट इन आवर बॉडी सच एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, का मतलब पीएमएनएल। अब आपने यहां पर ये वर्ड लिख दिया कि पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, तो टीचर को लगेगा एनसीईआरटी बहुत पुख्ता पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे से पड़ी हुई है। मोनोसाइट हो गया नेचुरल किलर सेल इन द ब्लड, or macrophages in the tissue. They can phagocytize and destroy the microbes and provide the innate immunity to the humans. Innate immunity वो immunity जो by birth present होती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, why is Gambusia introduced in the drains and ponds? अब ये एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का बहुत अच्छा सा पैराग्राफ है, जिसके बारे में बाकी तो जनरल चीजें लिखी गई हैं, किस तरीके से हम बॉडी की मतलब अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, पब्लिक के अंदर हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गैम्बूजिया के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो गैम्बूजिया बेटा, गैम्बूजिया जो फिश है, गैम्बूजिया जो फिश है, ये बेटा मस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करती है, मस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करती है। और आप अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो मस्किटो बहुत सारी डिजीज का वेक्टर है, ठीक है, जैसे फीमेल एनाफिलीज हो गया, मलेरिया का वेक्टर है। तो इसका मतलब है मस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करेगी तो हमें मतलब ऐसे डिजीज से फैलाने से बच जाएगी जो कि मस्किटो मच्छर के काटने से फैलती है। ठीक है, so Gambusia is a fish that feed on the mosquito larva that is introduced in the drains and ponds to destroy the disease vector। जैसे कि मलेरिया है, मलेरिया एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, अब एक नंबर में है तो आप एक नंबर का एक्सप्लेन कर दो कि मलेरिया है वो फीमेल एनाफिलीज के काटने से फैलती है। ठीक है, अगर वेक्टर ही नहीं होगा तो डिजीज फैलेगी कैसे? इसीलिए बोला जाता है कि जो स्टेगनेंट जो वाटर उसको अवॉइड करना चाहिए, कूलर वगैरह को प्रॉपर अच्छे से साफ करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिजीज के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाउ डज हिमोजोइन अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी व्हेन रिलीज इन द ब्लड ड्यूरिंग द मलेरियल इन्फेक्शन? अब मलेरिया के ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मलेरिया के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था और इसीलिए हमने इस डिजीज को डिटेल में पढ़ा था कि जो मलेरिया जो डिजीज है ना बेटा, ये मलेरिया डिजीज किस तरीके से फैलती है। प्लाज्मोडियम many species of plasmodium like plasmodium ovale, plasmodium malariae and plasmodium falciparum जो सबसे ज्यादा डेंजरस मैलिग्नेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है। हो सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाए, हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ लिया जाए कि मलेरिया एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इट रिक्वायर 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो जो प्राइमरी जो होस्ट है वो कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? जो प्राइमरी होस्ट है इसको हम बोलते हैं फीमेल एनाफिलीज। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहां पर क्या होएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, और जो सेकेंडरी जो होस्ट है ये होगा ह्यूमन बीइंग। जो सेकेंडरी होस्ट है ये कौन सा होगा भाई, ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अच्छा ये बताओ कि जो इनफेक्टिव जो स्टेज है वो कौन सी होती है, तो अगर आपसे यहाँ पर इन्फेक्टिव स्टेज के बारे में पूछा जाए मलेरिया की, तो आपको बताना है कि भैया ये तो क्या है, स्पोरोजोइट है। ठीक है, ये क्या है, स्पोरोजोइट है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो केमिकल रिलीज होता है वो हिमोजोइन रिलीज होता है, और जो हिमोजोइन है ना एक टॉक्सिन है, जब आरबीसी रप्चर करती है, ठीक है, जो आरबीसी रप्चर करती है तब ये रिलीज होता है ब्लड के अंदर, और ये क्या कॉज करता है, चिल्स, ठीक है, फीवर, चिल्स, फीवर, ये सब कॉज करता है, चिल्स, फीवर, ये सारी की सारी चीजें कॉज करता है। तब आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक
क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले कि मलेरिया जो मतलब मलेरिया के अंदर कौन सा सेल ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो यानी कि सबसे पहले तो लीवर, क्योंकि स्पोरोजोइट सबसे पहले कहां पर जाएंगे, लीवर, हिपेटोसाइट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और हिपेटोसाइट को रप्चर करके वो फिर चली किसको, आरबीसी के पास। तो ये दोनों चीजें इन्फेक्ट होती हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। तो जितने भी मलेरिया के क्वेश्चन आ गए हैं सारे के सारे मैंने आपको बता दिया है कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, गट के अंदर, गट ऑफ द फीमेल एनाफ्लीज। एक क्वेश्चन और लिख लो, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया तो छुटना नहीं चाहिए। जो फर्टिलाइजेशन है मेल एंड फीमेल गैमेट वो कहां पे होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर होगा, फीमेल के अंदर, यानी कि गट के अंदर, गट इन फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो आपको सारी की सारी चीज यहां पर पता हो गई होंगी, आई होप। ठीक बा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन नीडल बिटवीन द टू इंडिविजुअल इज नॉट रिकमेंडेड। अब ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है कि ये बताओ किस तरीके से मतलब क्यों जो शेयरिंग जो निडल्स है वो मतलब नहीं सजेस्ट किया जाता, जो इंजेक्शन जो निडल्स है शेयर करने के लिए क्यों नहीं मतलब सजेस्ट किया जाता। भाई जो शेयरिंग जो निडल है, ठीक है, अब देखो निडल अगर शेयर कर ली है, जस्ट सपोज किसी को एचआईवी है, ठीक है, अब एचआईवी है, वो एचआईवी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में भी फैलता है, इसके अलावा हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ऑलराइट, एंड हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द शेयरिंग द निडल। फॉर एग्जांपल अगर वो जो निडल है किसी ड्रग अब्यूजर ने कर ली है, ठीक है, यूज, और उसको एड्स है, तो अगर वही आप कोई नॉर्मल पर्सन करेगा तो उसको भी एड्स के चांसेस होंगे। तो भैया जो एचआईवी है ये बिल्कुल हमें मतलब रिस्क नहीं लेना, ठीक है। बहुत सारी ऐसे डिजीज हैं जो कि शेयरिंग नीडल से फैलती हैं, और ऐसे डिजीज हैं ये क्योंकि इनका कोई क्योर ही नहीं है, नॉन क्योरेबल डिजीज है। तो भैया चाहे डिजीज क्योर है, क्योरेबल है या नहीं है, हमें तो कतई रिस्क नहीं लेना ना, और ऊपर से तो इतनी खतरनाक बीमारी है ये। तो दैट्स वाई शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन नीडल्स में नॉट बी रिकमेंडेड, बिकॉज मोड ऑफ ट्रांसमिशन लाइक डिजीज एड्स उससे होती है, दैट्स वाई इट इज नॉट रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू पोलन ग्रेन्स ऑफ सम फ्लावर ट्रिगर स्नीजिंग इन सम पीपल। जो पोलन ग्रेन्स है ना वो क्या काम करते हैं भाई, किस तरीके से एक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं एलर्जेंस की तरीके से। किस तरीके से एक्ट करते हैं, एलर्जेंस की तरीके से एक्ट करते हैं, जो कि एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। और जो एलर्जी है, जो एलर्जी इज द एग्जैजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, एग्जैजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, मतलब इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं, ठीक है। तो देखो पोलन ग्रेन्स आर एलर्जेंस दैट कॉज एलर्जी इन सम पीपल ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। जब एलर्जेंस बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो आईजी एंटीबॉडी बनती है, और ये आईजी एंटीबॉडी स्टिमुलेट करती है मास सेल को टू रिलीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और जो सिम्टम्स आते हैं जैसे कि छींके आना, ठीक है, वाटरी आईज, रनिंग नोज, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है किसके हैं, एलर्जी के। तो आपसे अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, तो आपको इस तरीके का बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, व्हाई डज द मलेरिया डिफर फ्रॉम चिकनगुनिया विद रेफरेंस टू वेक्टर। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर आपको ये बताना है, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आपने ये बता दिया भाई मलेरिया है, मलेरिया और चिकनगुनिया किस तरीके से डिफर है। अब देखो जो चिकनगुनिया है ना ये किसकी तरीके से फैलता है, इसका जो वेक्टर है दैट इज एडीज मस्कीटो, ठीक है, एडीज मस्कीटो याद रखना। और जो मलेरिया है इसकी क्या है भाई, वेक्टर फीमेल एनाफ्लीस, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीस, ऑलराइट। सो मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफ्लीस मस्कीटो, वेयर एज चिकनगुनिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एडीज मस्कीटो, ठीक है, दोनों ही फीमेल से होंगी, ठीक है। जितनी भी डिजीज जो कि मस्कीटो से हो रही है सारी की सारी फीमेल से हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, differentiate between the role of B lymphocyte and the T lymphocyte in immune response। B lymphocyte और जो T lymphocyte है इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। अब देखो जो B lymphocyte और जो T lymphocyte है ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी भाई, ये प्रोवाइड करेंगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये प्रोवाइड कर रही है, ठीक है।
अब जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करेगी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो टी लिम्फोसाइट है ये प्रोवाइड करेंगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ऑल राइट। जो बी लिम्फोसाइट है ये प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगल हो गया, कैंसर हो गया। ऑलराइट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन के अंदर भी इन्हीं का इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन के अंदर भी इन्हीं का मेन रोल है। ठीक है, और जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या प्रोवाइड करेंगी भाई, एंटीबॉडी प्रोवाइड करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, जिसको हमने प्लाज्मा सेल भी बोला। और ये जो एंटीबॉडीज है ना फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और फ्लूइड के लिए जो हम एक वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमर। तो इसीलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमर मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी रोल प्ले करेंगी, जो मेन जो सेल है दैट इज टी लिम्फोसाइट कमांडर है, जिसके अंदर हेल्पर टी सेल का रोल रहेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल का, सप्रेसर सेल का, और मेमोरी टी सेल। ये इतनी टाइप की सेल होती हैं। इसके अंदर भी प्लाज्मा सेल होती हैं और मेमोरी बी सेल होती है। तो इस तरीके से इनका मोड ऑफ एक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज H2L2। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि अब आपको ध्यान में रखना है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बना के देखनी है। एंड नेम एनी टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। दो टाइप की एंटीबॉडीज के बारे में भी आपने बताना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पार्ट के अंदर है। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 2 नंबर का ये हो गया। ठीक है, 2 नंबर का डायग्राम हो गया। और अगर 2 का नाम पूछा हुआ है तो यानी कि अगर आपने 1 नंबर दिया तो यानी कि आधा आधा आपको नंबर मिलेगा। समझे? तो इस तरीके से पार्ट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पार्ट की फॉर्म में ही क्या करना है, आंसर करना है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक्सप्लेन करना है। सीधा ऐसा नहीं कि डायग्राम बना दो खत्म, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों क्यों हम इसको H2L2 लिखते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों हम इसको एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को H2L2 लिखते हैं। तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको ये लिखना है कि जो एंटीबॉडी है बेटा, एंटीबॉडी इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलके बनी है। इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये मिलके बनी है। ठीक है, 2 हैवी चेन, 2 तो हैं हैवी चेन एंड 2 आर द लाइट चेन। 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। भाई 2 तो हैवी चेन है और 2 क्या है, लाइट चेन है। तो हैवी चेन के लिए H2 लिखा जाता है और 2 लाइट चेन के लिए L2 लिखा जाता है, और इसकी Y शेप्ड स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है बाबू मोशाय, समझे? ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिया और चलते बनो, फिर नंबर भी चलते आएंगे। ठीक है, और H2L2 आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। अब ये देखो, एक ये हैवी चेन हो गई, एक लाइट चेन, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन। हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड लिंकेज है, हैवी और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज है, एंड दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, और जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराटोप। तो एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर एक पैराटोप ये रहा और एक पैराटोप ये रहा। ठीक है, चलो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी ताकि आपका रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। मैंने आपको 5 टाइप की एंटीबॉडी बताई थी, कौन सी, IgG, IgA, IgM, ठीक है, IgD, IgE। ठीक है,
और आपको ये भी बताना है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो आईजीजी क्या है, स्मॉलेस्ट है दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा। आईजीए कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होती है, टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। आईजीएम प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के टाइम पे ये प्रेजेंट होती है, रिसेप्टर की तरह काम करती है जो कि बी लिम्फोसाइट के ऊपर लगे होते हैं। और आईजीई ये बेटा एलर्जी के टाइम पे प्रोड्यूस होती है। तो आप कोई सी भी बता सकते हो। और ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये हाईएस्ट टू द लोवेस्ट है, ठीक है। गेम याद कैसे रखोगे, GAM, गेम खेल रहे थे, GAME, बीच में डी ने टांग अड़ा दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखो इस HIV वाले, तो जो HIV का जो क्वेश्चन है ना भाई, ये तो करना ही करना है, ठीक है। HIV के बारे में तो आएगा ही आएगा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम द सेल्स ह्यूमन immunodeficiency virus gains entry into after the infecting human body. Explain the events that occur in these cell. How do macrophages in the human body act as HIV factory? Name the cell that act as HIV factory in the humans when infection by HIV. Explain the events that occur in the infected cell. 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको आंसर में तो वही लिखना है जो आपको आता है, ठीक है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HIV फैक्ट्री कौन है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के पास किस तरीके के इवेंट होते हैं। अब इस क्वेश्चन को ना आप डायग्राम बनाओ। पहले तो थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखो। नॉर्मल इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे, नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भाई जो एड्स है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। देखो इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। एड्स जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स क्या है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आप ये लिख दो कि एड्स के जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता तो किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब मैं चाहे कितने नंबर का आया हो, मैं एक बार पूरी की पूरी डिटेल बताती हूँ, आपको उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो एड्स इज कॉज्ड बाय द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स के अगर स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर दो भाई, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है HIV की स्ट्रक्चर। तो जैसे कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इंटीग्रेज प्रेजेंट होता है। इस तरीके के आपको लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था, मैं जल्दी से रिवाइज कराती हूँ। एड्स के ऊपर जो बल्ब लगाए थे मैंने दैट इज GP120। अब उस GP ताले ने उस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को रोक के रखा है, ठीक है। तो जैसे ही HIV बॉडी के अंदर एंटर करता है उसको मिलती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के ऊपर लगे होते हैं बेटा CD4 रिसेप्टर। जैसे ही CD4 रिसेप्टर और GP120 आपस में अटैच होंगे तो वायरल जो RNA है वो रिलीज हो जाएगा किसके अंदर, मैक्रोफेजेस के अंदर। और ये जो वायरल जो RNA है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई, वायरल DNA के अंदर। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल DNA नाउ इंटीग्रेज की मदद से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट के DNA के साथ, और वो अब रेप्लिकेशन करना चालू हो जाएगा और हमें मिलेंगी बहुत सारी वायरस की पार्टिकल्स, प्रोजेनीज मिलेंगी हमें, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस को हम HIV फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस के अंदर ये अपने नंबर को बढ़ा रहा है, लेकिन मैक्रोफेजेस को ये हार्म नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अलग से। किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ कि ठीक है मैक्रोफेजेस के अंदर तो इसने मल्टीप्लाई किया, मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री बोला जाता है, लेकिन एड्स जो सिम्टम आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं। देखो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो ये ग्रुप है, ये सिम्टम्स किस तरीके से आते हैं। तो मैक्रोफेजेस को तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन CD4 रिसेप्टर TH सेल के पास भी होते हैं, हेल्पर T सेल के पास।
तो हेल्पर टी सेल के पास क्या होते हैं, CD4 रिसेप्टर। GP120 अब जैसे मल्टीप्लाई किया, अब चला ये TH सेल के पास। अब TH सेल के पास भी इन्होंने अपने नंबर को बढ़ाया और TH सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हेल्पर टी सेल क्या है, कमांडर सेल है भाई, कमांडर सेल है। अगर इनका नंबर कम हो जाता है फिर इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, समझे। अब इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया, हेल्पर टी सेल के ऊपर इंफेक्शन चालू हो गया। अब हेल्पर टी सेल का नंबर कम होने लगा और कमांडर तो यही है। जब मुखिया को ही इन्होंने नहीं बख्शा, ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मली इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये कुछ भी नहीं कहते हमें। क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम कैपेबल है इनको मार गिराने में। लेकिन जब हमारे मुखिया को कुछ हो गया, हेल्पर टी सेल को कुछ हो गया, तो हमारा इम्यून सिस्टम है अब नहीं लड़ पाएगा छोटे मोटे पैथोजन से भी। और इसीलिए यहां पर बोला जाता है एक टर्म, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। बेटा पूरा का पूरा HIV रिवाइज करा दिया है, कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप टैकल कर लेना, ठीक है। So after infecting the human body, the HIV gain entry into the macrophages. किस तरीके से RNA genome of the virus replicate to form the viral DNA with the help of reverse transcriptase. Now this viral DNA incorporated into the host DNA and directs the infected cell to produce the new viruses. ठीक है. Now macrophages continue produce virus particle and that's why these are known as the HIV factory. यहाँ पर वायरस का नंबर बढ़ेगा मैक्रोफेजेस के अंदर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 कॉजेटिंग ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म। अब रिंगवॉर्म के बारे में कोई भी डिजीज है, मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या पता होना चाहिए, डिजीज क्या है, कॉजेटिव एजेंट के बारे में पता होना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट क्या है रिंगवॉर्म का, मैनी जनरा ऑफ द स्पीशीज माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है, ये क्या कॉज करती हैं, रिंगवॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिम्टम्स भी बताओ, सिम्टम्स भी याद रखना है। सिम्टम्स क्या क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई लेसन्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, ईचिंग हो गया है, रेडनेस, ये सारे के सारे आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेम एनी 2 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ एनी ऑफ देम। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बताया था। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या आएगा, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आ गया, स्प्लीन नोड आ गया, ठीक है, और मॉल्ट आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम एनी 2 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, 2 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का नाम बताओ और उनका फंक्शन बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द पैथोजन एंड द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। अब इस तरीके को इसको लिख दो तो टीचर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे को सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का भी फंक्शन पता है, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, ठीक है, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। एग्जाम्पल, नाम क्या क्या है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, मॉल्ट हो गया। ऑलराइट, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर्फ 2 के फंक्शन बता दो, ठीक है, 2 के, जैसे कि यहाँ पे लिम्फ नोड के बारे में लिखा हुआ है। लिम्फ नोड क्या करता है, दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ट्रैप करती है एंटीजन फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड, जो भी टिश्यू फ्लूइड है और लिम्फ के थ्रू जो भी पैथोजन आ रहे हैं उनको ट्रैप कर लेता है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या है, एक बीन शेप्ड ऑर्गन है, इट ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द ब्लड एंड इट एक्ट एज द रिजर्वायर ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इनिशियली अफेक्टेड व्हेन द बीटन बाय एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस। देखो, अब फीमेल एनाफिलिस पे मैंने पूरा मलेरिया के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए थे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो कौन सा बॉडी का जो ऑर्गन है, इट इज इनिशियली अफेक्टेड व्हेन बीटन बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेडी मच्छर है कहां पर जाती है भाई, लीवर के अंदर, ठीक है। और जो लीवर के अंदर, जो लीवर है, लीवर के अंदर क्या है भाई, हिपेटोसाइट है, ठीक है। हिपेटोसाइट को इन्फेक्ट करती है, यहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज करती है वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इनको क्या कर देगी, बस। तो सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करती है, लीवर को।
नेम द स्टेजेस ऑफ द पैरासाइट दैट इन्फेक्ट्स द ऑर्गन। ठीक है भाई, कौन सी स्टेज एंटर करती है? इन्फेक्टिव स्टेज मैंने आपको बताई थी, स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइक इन्फेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इवेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। चिल और हाई फीवर कौन कॉज करता है? हीमोजोइन। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ लो भाई, अगर कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन आपको इसीलिए से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लीवर इज इनिशियली अफेक्टेड बाय द स्पोरोजोइट स्टेज ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज, rupture of the RBC and release the hemozoin and it is responsible for the chills and the high fever। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नेम एन एलर्जन, राइट द रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू इट। नेम एन एलर्जन, एक एलर्जन के बारे में बताओ, एक एलर्जन के बारे में बताना है। तो एलर्जन तो इतने सारे हैं, जैसे पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक है, डस्ट पार्टिकल हो गया, सनलाइट भी कभी कभी एलर्जन की तरह काम करती है। ठीक है, तो एलर्जन कैन बी पॉलन ग्रेन, स्पोर और डस्ट पार्टिकल। अब किस तरीके से मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है भाई? व्हेन द एलर्जन आर इनहेल्ड और एंटर बाय द बॉडी दे स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज हो गई? आईजीई। ठीक है, अब ये जो आईजीई है ये स्टिमुलेट करेंगी मास्ट सेल को, और जो मास्ट सेल है वो क्या रिलीज करेगी? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ठीक है, और जो हिस्टामिन है ये क्या कॉज करता है? वैसोडायलेटर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस मतलब होती हैं बॉडी के अंदर। और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि स्नीजिंग हो गया, वाटरी आईज हो गया, रनिंग नोज हो गया, एटसेट्रा। मैकेनिज्म एलर्जी वाला पूरा आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं, हाउ डज अ वैक्सीन फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज इम्यूनाइज द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट दैट डिजीज। भाई वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन किस तरीके से मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है? तो जो वैक्सीनेशन है इसके अंदर क्या होएगा कि हम कोई भी वीक पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कोई भी जो वीक जो पैथोजन है बॉडी के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, और ये जो वीक पैथोजन है इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज, इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज। ये डिजीज को कॉज नहीं करेगा, लेकिन इट विल स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। इट विल स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगा भाई? प्रोड्यूस करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब कोई भी अगर हम वीक पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो पूरे की पूरा मतलब मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको पहचान के देंगी, फिर हेल्पर टी सेल सिग्नल भेजेंगे और जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, एंटीबॉडीज उसको किल करेगा। अब जैसे तो उसके खिलाफ मेमोरी भी तो हम चाहते हैं। वैक्सीनेशन किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है? वैक्सीनेशन बेस्ड है मेमोरी के ऊपर। वैक्सीनेशन किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है? वैक्सीनेशन बेस्ड है मेमोरी के ऊपर। समझे भाई, मेमोरी डेवलप हो जाती है। अगर मेमोरी यहां पर डेवलप हो जाती है तो अगर एक्चुअली में पैथोजन एंट्री करेगा, एक्चुअली में जब पैथोजन एंट्री करेगा तो फिर उसको मार गिराया जाएगा, मार गिराया जाएगा। समझे? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट है पेशेंट शॉर्ट सिम्टम्स ऑफ सस्टेन। अब देखो, अब क्वेश्चन उल्टा आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिजीज वाला क्वेश्चन आएगा, क्या तो आपको डिजीज देख के कॉजेटिव एजेंट और सिम्टम पूछ लेगा, या फिर सिम्टम्स देख के आपको डिजीज के बारे में पूछ लेगा, या फिर डिजीज के कॉजेटिव एजेंट के बारे में पूछ लेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन यही तो है। पीवाईक्यूज कराने का मतलब है कि आपको आइडिया मिल जाए कि ए पेशेंट शोड सिम्टम्स ऑफ सस्टेन्ड हाई फीवर। एक पेशेंट ने शो किया है सस्टेन्ड हाई फीवर के सिम्टम, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, नो ब्लड क्लॉट इन स्टूल्स। नेम द डिजीज एंड इट्स पैथोजन। देखो, अब अगर सस्टेन्ड हाई फीवर है तो कौन सी डिजीज है भाई? अगर सस्टेन्ड हाई फीवर है तो सीधा सा आपको यहाँ पे पता चल गया कि किसके बारे में बात हो रही है? टाइफाइड के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? टाइफाइड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइफाइड के बारे में हो रही है, नेम द डिजीज दैट इज टाइफाइड। और टाइफाइड के पैथोजन, पॉजिटिव जो एजेंट है कौन सा हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डिजीज। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट है। अब देखो कितने सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। हाउ डज द डिजीज गेट ट्रांसमिटेड? डिजीज कैसे ट्रांसमिट होगी? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से।
तो अब डिजीज को इस तरीके से पार्ट में पूछ के भाई नंबर बना दिए, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो ये आपको आइडिया देता है कि जितनी भी आपने जो डिजीज है वो इतनी ही पढ़नी है। हर एक डिजीज के सिम्टम्स, हर एक डिजीज का कॉजेटिव एजेंट, हर एक डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इतना ही करना है, ज्ञानी नहीं बनना, समझे। चलो नेक्स्ट है, a young body when brought a pet dog home started to complain of watery eyes and running nose. The symptoms disappeared when the body was kept away from the pet. Name the type of antibody and the chemical responsible to for such a response in the boy. देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना फैंटास्टिक है। A young boy when brought a pet dog home started to complain. भाई जैसे ही उसको ना एलर्जी होने लगी, ठीक है, रनिंग, अब देख ये देखो वाटरी जो आईज है और जो रनिंग नोज है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है भैया, ये चीज ही है, ये चीज एक्सप्लेन हो रही है किससे, एलर्जी से, हाइपर सेंसिटिविटी से। The symptoms disappeared when the boy was kept away from the pet. Name the type of antibody and the chemical responsible for such an immune response. भाई कौन से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, IgA, ठीक है, और आई जो मास्ट सेल है वो क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामिन, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, हाँ या ना। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ एनी वन ड्रग दैट कुड बी गिवन बाय द बॉय। भाई एलर्जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एड्रेनालिन यूज करते हैं, ठीक है, हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं और हम एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेम द पैरासाइट दैट कॉज फिलारियसिस। आप देखो डिजीज से क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैं तो कह रही हूँ ना, आप कोई डिजीज हम ऐसे नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, क्यों, क्योंकि टॉपिक तो आपने एक भी नहीं छोड़ना, ये तो कसम खा लो, टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना, टॉपिक होने चाहिए सारे के सारे कंप्लीट। तो नेम द पैरासाइट दैट कॉज फिलारियसिस। जो फिलारियसिस है वो कौन कॉज करता है भाई, फिलारियसिस कौन कॉज करता है, विचुरेरिया, बैनक्रॉफ्टी एंड मेलाई। मेंशन इट्स 2 डायग्नोस्टिक सिम्टम। भाई सिम्टम क्या क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या है, द प्रेजेंस ऑफ निमेटोड इन द लिम्फ इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड इट में लीड टू द स्वेलिंग इन आर्म्स, ब्रेस्ट, लेग्स एंड द जेनाइटल रीजन, स्वेलिंग हो जाती है इन द लोअर लिम्स। हाउ इज दिस ट्रांसमिटेड टू अदर, ट्रांसमिट कैसे होता है, मैंने आपको बताया था वेक्टर से, कौन सा वेक्टर, फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है, फीमेल मस्किटो, और फीमेल मस्किटो यानी कि फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड एक्सप्लेन द 2 टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। अब अच्छा ये बताओ, अब नेम एंड एक्सप्लेन द 2 टाइप ऑफ रेस्पॉन्स, अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे कैसे भाई, 2 टाइप के इम्यून रेस्पॉन्स है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में मैंने आपको डिफरेंस कराया हुआ है इतना बढ़िया तरीके से, 4 पॉइंट लिखवाए हुए हैं, तो आप उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख दो कि ये डिफरेंस है, पॉइंट तो वही है। भाई प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स क्या है, जब एक बार बॉडी के अंदर पैथोजन एंट्री करता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होता है वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, और ये जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है ये स्लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड अटैक होगा और सब्सिक्वेंट अटैक होगा बाय द सेम पैथोजन, तो जो इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप होगा उसको हम सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा ये फास्ट होगा। अब ये बताओ कि आज जब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है तो कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा होती है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा होती है, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का एक दूसरा नाम भी एनसीईआरटी में दिया है, वो भी आपको बताना है, तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इन ह्यूमन। एड कौन कॉज करता है भाई, रेट्रोवायरस। व्हाट आर दीज वायरस आर सो नेम्ड, दे कंटेन आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये वायरल जो आरएनए है वायरल डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रेट्रोवायरस, ठीक है। इज लिस्ट एनी 2 ways of the transmission of HIV infection in human other than sexual contact, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आया, नॉर्मल पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है तो ट्रांसमिट होगा सेक्सुअल कांटेक्ट से। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं, इसके अलावा भाई इन्फेक्टेड जो मदर है उससे भी ट्रांसमिट होता है टू बेबी, क्योंकि HIV वायरस है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और HIV किस तरीके से फैलता है, हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से, टच से फैलता है क्या, HIV ऐसे नहीं फैलता भाई, बाय शेयरिंग नीडल्स
by sharing infected needles and by the transfusion of the blood and the blood products और by infected mother to child भी ये फैलता है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रोवाइडिंग द सेलुलर बैरियर इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनेट इम्यूनिटी। डिफरेंट टाइप की सेल्स, लेकिन यहाँ पर देखो सेलुलर बैरियर, देखो अब सेलुलर बैरियर पे इतने सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेलुलर बैरियर। तो न्यूट्रोफिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हाईली मोटाइल सेल है। मोनोसाइट, ये भी किसके अंदर आती हैं, आपकी सेलुलर बैरियर के अंदर, ठीक है, मोनोसाइट हो गया। और जो नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल, ठीक है, मैक्रोफेज एंड द नेचुरल किलर सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, लिस्ट द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बेबी इन बॉर्न विद। देखो यहां पर इन बॉर्न इम्यूनिटी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिस्ट द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, 2 टाइप की ऐसी इम्यूनिटी बताओ जो बेबी मतलब जब पैदा होता है तो उसके साथ प्रेजेंट होती हैं। आप बोलोगे कि एक ही आपने पढ़ी थी कि जो इनबॉर्न जो इम्यूनिटी है, जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इसके अलावा कौन सी प्रेजेंट होती है, हमें तो नहीं समझ में आया। आगे क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स। आपको एक्सप्लेन करना है 2 टाइप के बीच में। आप देखो अब आप कैसे समझोगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बताओ, पहले मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, आंसर मैं यहाँ पे चुप जाती हूँ, ठीक है। मुझे आप ये बताओ कि क्या आपको इसका थोड़ा सा आइडिया लगा। आपने पढ़ा है कि इनबॉर्न नाम से ही आपके दिमाग के मतलब तार खुल गए होंगे, और आप क्या बोल रहे होगे कि मैम जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है वो तो आपने बता दिया था, इनेट इम्यूनिटी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी अ ह्यूमन बॉडी इनबॉर्न विथ। तो भाई सबसे पहले तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में आपने बता दिया कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो इस टाइप की इम्यूनिटी है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है और इसके अंदर 4 टाइप के बैरियर है। अब इनको आप एक्सप्लेन कर दो, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर, साइटोकाइन, ये तो एक टाइप की हो गई। अब बाय बर्थ आप ये बताओ, अगर मैं बात करूं पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, आप देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो पैसिव जो इम्यूनिटी है। अब ये ना अल्लाह ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपने पढ़ा नहीं हुआ, पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा क्लिक करने वाली बात है। भाई जो पैसिव इम्यूनिटी तो वो इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आती है पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि एक्वायर की जाती है। अब जो पैसिव जो इम्यूनिटी है, ये जो इम्यूनिटी है बेटा, अब बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। भाई वैक्सीनेशन है, वो तो बच्चा पैदा उसके साथ नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है, जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं कि बनी बनाई जो एंटीबॉडी वो ट्रांसफर हो रही है बच्चे के पास, तो अगर मैं बात करूं यहां पर IgA एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी, यही एग्जाम्पल पढ़े थे आपने, यही पढ़े थे ना। IgA और जो IgM है वो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर, पैसिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन बोर्न विद। तो IgG जो एंटीबॉडी है, सॉरी IgM बोल दिया बेटा मैंने, IgG गलती हो गई भाई, सॉरी सॉरी, IgA और IgG, ठीक है। IgA तो किसके अंदर प्रेजेंट होती, कोलेस्ट्रम के अंदर, तो बच्चा प्रेजेंट होता है उसके साथ, तो ये प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो IgG है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो आपका आंसर आ गया कि एक तो इनेट इम्यूनिटी होगी, दूसरी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, पैसिवली ट्रांसफर, बने बनाए एंटीबॉडी ट्रांसफर होते हैं मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, IgG। सो IgG एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर टू रीच द फीटस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना, और आपने पढ़ा भी हुआ है सारा। नेक्स्ट, नेम द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन ह्यूमन बॉडी, व्हाई आर सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी आर सो कॉल्ड। तो भाई 2 टाइप की जो इम्यूनिटी है वो कौन कौन सी हैं। अब एक एक लाइन अगर आप इसमें एक्सप्लेन भी कर दोगे ना तो भी कुछ नहीं जाएगा, अगर सिर्फ नाम भी पूछा हुआ है तो नेम द 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक तो इनेट इम्यूनिटी हो गई और दूसरी क्या हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। अब अगर आपके पास टाइम है, घड़ी की तरफ टाइम देखा और आपने लगा कि यहाँ पे 2 लाइन लिखने में कुछ भी नहीं जाएगा, कि इनेट इम्यूनिटी है बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
ठीक है, बस खत्म, इतना ही, बस ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वाई आर, अब देखो ये दो पार्ट में क्वेश्चन, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तो आपको इसके नंबर मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने इसके अंदर भाई आपको इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जो मैंने डिफरेंस बताए थे 7-8 आपको डिफरेंस पता है, ठीक है, और 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 3 के 3 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जितने पार्ट का ये क्वेश्चन होगा चाहे कितना भी लिख दो उतने ही मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 1 का ये है और 2 का ये है, तो चाहे आप इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में 7 पॉइंट लिख देना, आपको मिलेगा एक ही नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई आर द सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी आर सो कॉल्ड। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों कहते हैं बेटा? इट इज मीडिएटेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको हम हेल्पर टी सेल बोलते हैं, ठीक है। तो सेल mediated so called as it mediated by the specialized cell, the TH cell that recognize the self and non self cell। और humoral immunity क्यों बोलते हैं? क्योंकि it is provided by the B lymphocyte, और जो B lymphocyte है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और ये जो एंटीबॉडी है फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है। फ्लूइड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ह्यूमरल, दैट्स व्हाई दिस एंटीबॉडी इज नोन एज द ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्लियर? तो ये था भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, नेक्स्ट है, चलो ये क्वेश्चन मिटा देते हैं इसका, ये वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि आइडेंटिफाई ए डी ई एंड एफ इन द डायग्राम एंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल गिवन बिलो। आपको ये स्ट्रक्चर दे दी, इसके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि अच्छा ये बताओ कि ए क्या है? ए क्या है भाई? ये क्या है? एंटीबॉडी दैट आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब पूछ रहा है किसके बारे में? अच्छा ए के बारे में बताना है। नेक्स्ट है डी के बारे में। डी बेटा, दिस डी इज द लाइट चेन, दिस डी इज द लाइट चेन हो गई। और ई के बारे में पूछ रहा है, तो ई क्या है? ई इज द हैवी चेन, ई क्या है? हैवी चेन है। और एफ, और हैवी चेन और हैवी चेन के बीच में जो लिंकेज है वो कौन सी होगी? डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। समझ में आया? तो ये था आपका पूरा का पूरा स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हेल्थ क्या है भाई? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ऐसा नहीं है हेल्थ के बारे में तो सिर्फ हमें ये पता करना है, अच्छा हेल्थ के बारे में पूछा हुआ है, डोले शोले नहीं, कंप्लीट सोशल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग। हम दो तरीके बताओ भाई, हजारों तरीके हैं। बाहर का चुटपुट नहीं खाना, जंक फूड को अवॉइड करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, मस्त रहो, है ना। तो डाइट करो, पर्सनल हाइजीन हो गया, और रेगुलर एक्सरसाइज, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शंस डिजीज, ठीक है। 2 नंबर का है तो बेटा एक का ये है, एक का ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए वैक्सीन अफेक्ट इम्यूनिटी। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आपको बताना है। हाउ कैन वी गेट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस। टेटनस के लिए हम इम्यूनाइजेशन कैसे मतलब हमें मिलता है। तो वैक्सीन का मतलब वही है भाई, वैक्सीन का मतलब क्या है? जिसके अंदर वीक पैथोजन हो गया, या फिर हम मतलब होल ऑर्गेनिज्म जो कि डेड है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, या फिर जो लाइव पैथोजन है लेकिन ये वीक फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और दिस पैथोजन इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज बट इट विल स्टिमुलेट अवर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है आपका, ठीक है। और इसके जो मेन किस चीज के ऊपर बेस्ड रहता है बेटा? ये मेमोरी के ऊपर बेस्ड रहता है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी गेट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस। टेटनस से हम एंटीबॉडीज कौन सी होंगी बेटा? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज वो होती हैं जो कि एंटीबॉडीज ऑब्टेन्ड की जाती हैं ऐसे पर्सन से या फिर एनिमल से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, उसको फिर मतलब आइसोलेट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे एंटी स्नेक के वेनम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर टेटनस आर डायरेक्टली इंजेक्टेड टू एक्वायर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, ठीक है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज ट्रांसफर की जाती हैं। नेक्स्ट है स्टेट द इफेक्ट ऑफ कार्सिनोजेंस ऑन द ह्यूमन बॉडी, नेम द कार्सिनोजेंस, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, मेंशन देयर कार्सिनोजेनिक
इफेक्ट्स। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है। कार्सिनोजेंस का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है कि जो नॉर्मल सेल हो कैंसर सेल के अंदर इनको कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है जो कार्सिनोजन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर क्या क्या आएंगे भाई, एक्सरेज और गामा रेज, और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन से होंगे, यूवी रेज, ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन देयर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स, दीज रेडिएशन कॉज डैमेज इन द बेस सीक्वेंस, म्यूटेशन कॉज करती हैं जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल हो कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, और कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है, सारी की सारी प्रॉपर्टी कर लेना। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डिजीज, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म सिम्टम्स एंड द वेक्टर स्प्रेड बाय इनटेक ऑफ वाटर। अच्छा, अब ये बताओ जो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से जो डिजीज फैलती है, ठीक है, नेम ह्यूमन डिजीज, आपको एक ह्यूमन डिजीज बताना है, ठीक है। तो नेम एन ह्यूमन डिजीज है कॉजिंग और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, आप इसमें से कुछ भी बता सकते हो। सिम्टम्स कोई 3 बताना है, एंड वेक्टर स्प्रेड बाय इनटेक ऑफ वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड बाय द ह्यूमन फीकल मैटर, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो, एमीबियासिस इज अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय द वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड बाय द ह्यूमन फीकल मैटर। जो कैजुअल जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज एंटामीबा हिस्टोलोटिका, सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन विद क्रैम्प्स एंड फीकस विद एक्सेस म्यूकस, ठीक है। और जो वेक्टर है इस डिजीज का वो क्या होगा, हाउस फ्लाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फीकल मैटर, ये चीज आपको याद रखनी है, इसको मत छोड़ देना, ठीक है। तो नेम अ ह्यूमन डिजीज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स 3 ही लिखने हैं, एंड वेक्टर स्प्रेड बाय इनटेक ऑफ वाटर एंड फूड कॉन्टेमिनेटेड बाय द ह्यूमन फीकल मैटर। नेक्स्ट है अ पेशेंट इज डाउन विद अमीबियासिस, लिस्ट द सिम्टम एंड कंफर्म दिस इन्फेक्शन, दैट इज द एंड व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट। तो हर एक डिजीज देखो, अमीबियासिस के ऊपर भी क्वेश्चन था, फिलेरियसिस के भी ऊपर भी क्वेश्चन है, टाइफाइड के ऊपर भी क्वेश्चन है, फंगल के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो डिजीज तो भाई एक भी नहीं छोड़नी, एड्स के ऊपर भी क्वेश्चन है, कैंसर के ऊपर भी क्वेश्चन है, तो डिजीज तो छोड़नी ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है it is generally observed that children who had suffered from the chicken pox in their childhood may not be contacted with the same disease in their adulthood. Explain given reason of the basis of such immunity in an individual. Name this kind of immunity. What are interferons and mention their role. 2 पार्ट का क्वेश्चन है। पहला कि अगर किसी को अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो ये देखा गया है कि उसको दोबारा नहीं होता, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और इसका जो क्या होगा भाई, मेमोरी, वही चीज मेमोरी डेवलप हो जाती है उसके खिलाफ, ठीक है। सो चाइल्ड हु हैड सफर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स इन चाइल्डहुड मे नॉट कॉन्टेक्ट दिस डिजीज इन अडल्टहुड, इट इज बिकॉज, क्योंकि जो फर्स्ट जो एनकाउंटर होता है पैथोजन से, तो हमारी बॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है, जो एंटीबॉडी बनाती है स्पेसिफिक, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस टू कॉन्ट्रैक्ट दिस अटैक। लेकिन जब ड्यूरिंग दिस अटैक मेमोरी भी डेवलप हो जाती है, जब सेम अटैक करेगा, जब सब्सिक्वेंट और फर्दर जो अटैक होंगे, जब सेम पैथोजन दोबारा बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी इम्यून्स डेवलप होगा जो बहुत ज्यादा रैपिड होगा और हाई पोटेंशियल होगा, झट से इस पैथोजन को मार गिराएगा। तो इसका मतलब एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी के बारे में आप बात हो रही है, मेमोरी डेवलप हो जाती है। व्हाट आर द इंटरफेरॉन्स, मेंशन देयर रोल। इंटरफेरॉन्स किसके बारे में बात हो रही है, इनेट इम्यूनिटी। कौन सा बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करती है टू प्रोटेक्ट द नॉर्मल सेल फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 पार्ट में ही क्वेश्चन आपका आंसर देना है। हाउ आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैरिड आउट इन द ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी उसी का ये एक्सपेंशन है, ठीक है। और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करना, और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर क्या आया है भाई, क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, जब पहली बार जो बॉडी के अंदर जब पहली बार कोई पैथोजन बॉडी के अंदर अटैक करेगा, तो जो डेवलप होगा रिस्पॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। आसान सा है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो कि फास्ट होगा, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल का होगा, ठीक है। ओके देन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट है आपका अल्कोहल और ड्रग एंड अब्यूज वाले के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर मॉर्फिन एंड हीरोइन रिलेटेड। मॉर्फिन और जो हीरोइन है किस तरीके से रिलेट की गई हैं, बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपावर सेमनीफेरम, ठीक है। जो ये इनका जो सोर्स है वो क्या है भाई, पॉपी प्लांट है। सोर्स क्या है, सोर्स है भाई पॉपी प्लांट है,
ठीक है, पेपावेर सोमनिवेरम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेंशन द इफेक्ट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर मैं बात करूं हीरोइन, हीरोइन किस तरीके से मिलती है? डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डाइसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से मिलती है। अब किस तरीके से ये अलग है? जो मॉर्फिन है बेटा, ये पेन किलर की तरह काम करती है, एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है मॉर्फिन। ठीक है, और जो हेरोइन है ये डिप्रेसेंट का काम करती है, इट स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, डिप्रेसेंट एंड इट स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। ऑपोइड्स की उसमें आते, कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था, आसान तरीके से इसको आप याद कर लेना। ठीक है, ऑल राइट, ओके देन। ठीक है, तो मॉर्फिन एंड हीरोइन है, ये आपको मैंने बता दिया है। पेपावर सोमनिफेरम, डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, हीरोइन एक डिप्रेसेंट है एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। जो मॉर्फिन है ये पेन किलर है और सेडेटिव है। इस तरीके से ये डिफर करती है। ठीक है, तो ये आपका था भाई पूरा का पूरा कहानी थी। होमवर्क के अंदर सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का सेकेंड नेम, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का सेकेंड नेम आपको बताना है, और आपको मलेरियल साइकिल ड्रॉ करनी है। ठीक है, मलेरियल साइकिल ड्रॉ करनी है, और आपको क्या बताना है? स्टिमुलेंट ड्रग कौन सी है। ठीक है, स्टिमुलेंट, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट ड्रग कौन सी है, और ऐसी ड्रग का नाम बताना है जो कि हेल्यूसिनेशन कॉज करती है, हेल्यूसिनेशन कॉज करती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, बहुत सारे क्वेश्चंस करे, और आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।